अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर में हम गॉस लॉ को ही डिस्कस करेंगे। और ये गॉस लॉ का फर्स्ट हाफ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और गॉस लॉ का चैप्टर का सेकंड हाफ इस लेक्चर में देखेंगे। और मेनली हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ को अंडरस्टैंड किया था और ड्राइव किया था, उसे उसे हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर में, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। और मेनली तीन टाइप की सिमेट्रीज होंगी। एक होगी हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री, एक हमारे पास होगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और थर्ड वन है हमारे पास प्लेनर सिमेट्री। सेकेंड हाफ में लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक्विलिब्रियम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें अगर कंडक्टर रखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये हमारे सेकेंड हाफ लेक्चर का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। इन चूजिंग द गॉसियन सरफेस टेक एडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक कंडीशन फॉर सरफेस। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि आपने गॉसियन सरफेस चूज करना कैसे है। तो वैसे तो आप गॉसियन सरफेस कोई भी क्लोज फॉर्म ले सकते हैं। तो किस तरह से गॉसियन सरफेस लिया जाए जिससे आप सिमेट्रिक कंडीशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। सिमेट्री तीन टाइप की हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं या आउटवर्ड हैं फ्रॉम अ पॉइंट, तो हम इसे कहते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री है। अगर आपके पास गॉसियन गॉसिस ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड हैं फ्रॉम अ लाइन, तो हम इसे कहते थे सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और अगर आपके पास प्लेन है, प्लेन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड है, तो हम इसे कहते थे ये है प्लेनर सिमेट्री। तो एग्जांपल देखने के लिए कि आपके पास अगर ये पॉइंट है, ये जैसा पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली आउटवर्ड है, जैसे कि ये है, ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास होगी स्फेरिकल सिमेट्री। तो इस केस में आप स्फेयर ले लें तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर हमारे पास है लाइन है और लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड है, जैसे कि ये, अगर आप इसे साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, लेकिन आप इसको ऊपर से देखेंगे, हेलीकॉप्टर व्यू जिसे कहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ जाते हुए बिल्कुल आपको ये शेप मिलेगी। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे हेलीकॉप्टर व्यू में तो आपको बिल्कुल यही शेप मिलेगी। तो ये आपके पास रेडियली आउटवर्ड है फ्रॉम अ लाइन। ये आपके पास है स्फेरिकल सिमेट्री, गॉसियन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और अगर आपके पास शीट है, इस केस में अगर शीट आप ले लेते हैं ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इससे रेडियली आउटवर्ड है, आई शुड हैव चेंज द कलर। तो ये आपके पास इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, बैक से भी पीछे और फ्रंट से भी ये। तो आपके पास ये है प्लेनर सिमेट्री। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री, इसमें अगर आप गॉसियन सरफेस इस तरह का लें स्फेयर तो आपके पास कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसमें अगर आप बॉक्स नुमा लें, प्लेनर सिमेट्री है तो आपके लिए आसानी होगी। और इसमें अगर आप सिलेंडर नुमा लें गॉसियन सरफेस तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो अब है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली जो आपको शो करेंगी कि आप अगर इन स्फेरिकल सिमेट्री में गॉसियन सरफेस ये वाला चूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए ताकि आप को लिए कैलकुलेशन करना आसान हो। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ओवर द पोर्शन ऑफ सरफेस। तो ये पहली चीज़ देखनी है कि अगर आपने गॉसियन सरफेस चूज़ किया है उसके पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है, या फिर पूरे पे कांस्टेंट हो वो भी बेस्ट है। नहीं तो फिर उसके कुछ पोर्शन पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सरफेस पे। दूसरा, आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का, उसको कैलकुलेट करना आसान हो। और कैलकुलेट करने आसानी में दो चीज़ें हैं कि आप बता सकें आसानी से कि एक फलां वेक्टर एरिया पे इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो अगर परपेंडिकुलर होगी तो आपको डॉट पोल जीरो मिलेगा, यहाँ से फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और अगर पैरेलल है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड
और बैक्टीरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो होगा और आपको यहाँ से फ्लक्स मिलेगा। तीसरी चीज जो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ओवर द पोर्शन ऑफ सरफेस। तो आपने गॉसियन सरफेस ऐसे चूज करना है कि कुछ पोर्शन पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एटलीस्ट कांस्टेंट मिले, पूरे पे ना सही, कुछ पोर्शन पे सही। डॉट प्रोडक्ट एवेल्युएट करना आसान हो, जैसे कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया, या पैरेलल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पोर्शन ऑफ सरफेस पे, ताकि हमें पता चल जाए हमने वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही जीरो, हमारे पास फ्लक्स जीरो आएगा। तो ये तीन चीजें हैं मेनली गार्जियन सरफेस आप जब भी ड्रॉ करें तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अदरवाइज अगर आप गार्जियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो गॉसियन लॉ तो होल्ड करेगा स्टिल, लेकिन आपको कैलकुलेट करने में चीज़ें मुश्किल होगी आपके लिए। इंटीग्रल ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा, जिससे जान छुड़ाने के लिए हम गॉसियन लॉ की तरफ आए थे। तो पहली सिमेट्री है जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो स्फेरिकल सिमेट्री में ये है कि आपके पास एक इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ए है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड टोटल चार्ज क्यू। तो आपके पास ये जो मैंने हार्ड लाइन में दिखाया हुआ है आपके पास, ये हमारे पास है इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर नहीं है ये, इसका रेडियस है ए, और हमने इसके आउटसाइड एक पॉइंट है ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप ये करेंगे, चूंकि ये जो आप इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे है वो रेडियली आउटवर्ड है। जैसे ये देखें, इसके रेडियली पॉइंट से आप सरफेस पे ड्रॉ करके देख लें, बेशक सरफेस से भी आपको रेडियली आउटवर्ड मिलेंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें सूट करेगी, हम उसके मुताबिक हमारी जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक कि कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अब आप जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो होगा स्फेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, तो आपको सूट करेगा स्फेयर। तो अगर आप स्फेयर ड्रॉ नहीं करते, लेट से स्फेयर आप ड्रॉ नहीं करते, जैसे कि आप ड्रॉ करते हैं ये बॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ से बआसानी देख सकते हैं कि इसके अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो इसके सेंटर से इस कॉर्नर का वो डिस्टेंस अलग है, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके पास हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की, आपको वो भी देखनी पड़ेगी। ये देखें, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर एरिया पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ये देखें वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे वेक्टर एरिया इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दरम्यान में एंगल है। तो ये देखें, ये पोर्शन ऑफ सरफेस पे कई जगहों पे आपको हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, और आपको हर पॉइंट पे डॉट प्रोडक्ट भी खुद से एवेलुएट करना होगा। इस वजह से आप देखेंगे गॉसियन सरफेस यहाँ पे सूट नहीं करता, आपके लिए इंटीग्रेट करना और बड़ा हेडेक बन जाएगा। तो ये वजह थी कि हमने लिया स्फेयर। तो स्फेयर से आप देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे पास। पहली कि आपके पास हर पॉइंट पे जिस तरफ भी मूव करें ये डिस्टेंस आ रहा है, हर पॉइंट पे जिस तरफ भी आप जाएंगे स्फेरिकल रेडियल डायरेक्शन में, आपके पास सेंटर से डिस्टेंस आर ही है, सारा सेम है। तो आर सेम है तो एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हर पॉइंट पे सेम होगी, उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। दूसरा वेक्टर एरिया की अगर आप बात करें तो वेक्टर एरिया में देख लें, आप अगर इस पॉइंट पे वेक्टर एरिया कैलकुलेट करें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस पॉइंट पे दें तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे देख लें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना भी आसान और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, क्योंकि हर पॉइंट पे सेम है, वो भी आसान हो जाएगी। तो इंटीग्रल करना इस केस में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे आउटसाइड कैलकुलेट करनी है, तो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जिसका रेडियस है आर, और जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का हिस्सा है।
तो यहाँ इस पिक्चर से स्मॉल से देख लें, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप पैच लें, हर पैच पे हर जगह पे स्फेयर की, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और बैक्टीरिया की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, पैरेलल है। तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान, cos 0 1 होता है। तो ये आपके पास आ गई मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर से डिस्टेंस सेम है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्फेयर की हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। तो ये रहा हमारे पास गॉसियन लॉ। फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। तो जैसे मैंने बताया, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ई डी ए है, और दूसरी चीज, स्फेयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अब सिर्फ ये इंटीग्रेशन है ओवर अ एरिया डी ए, ठीक है। तो अब अगर आप एरिया इंटीग्रेट करते हैं पूरे स्फेयर का, तो आपके पास टोटल आएगा स्फेयर का एरिया। तो स्फेयर का एरिया आपके इस केस में रेडियस आर है, स्फेयर का एरिया हमारे पास बन जाएगा 4 पाई r²। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और जो कि क्लोज गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स है आपके पास, वो इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो ये हमारे पास है चार्ज, टोटल चार्ज हमने ये देख लिया कि इसके ऊपर क्या है, क्यू है। तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, अ, सारा का सारा चार्ज उसके अंदर आ रहा है, जो इंसुलेटिंग स्फीयर के ऊपर है वो क्यू है, और एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब सिर्फ आप इसको 4 पाई r² को इस तरफ ले जाएं, तो वो बन जाएगा ये क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² इज इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² आउटसाइड द इंसुलेटिंग सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस ए। तो ये हमने गॉसियन सरफेस को यूज करते हुए एक इंसुलेटिंग स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है एट पॉइंट आउटसाइड द इंसुलेटिंग स्फेयर। तो ये बिल्कुल आप देखें कि अगर आपके पास एक पॉइंट हो, एक चार्ज अगर यहाँ पे आपके इसके सेंटर में लाई कर रहा हो, कि ये चार्ज या अगर सेंटर, आप इमेजिन करें कि ये आपके पास इंसुलेटिंग स्फीयर नहीं है, इसके सेंटर पे सिर्फ एक चार्ज पड़ा हुआ है, और आपने इसके डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आपको सिर्फ इसका डिस्टेंस पता हो और ये चार्ज क्यू पता हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू, इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर ये सेंटर में रखा हो और ये आर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास है Q ओवर r²। तो बिल्कुल ये वही है फार्मूला जो हमने ये ड्राइव किया है सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर में रखा हो और आप डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है कि जैसे कि सारा का सारा चार्ज इसका सेंटर में रखा हो और आप आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। तो पॉइंट चार्ज की भी यही होती है आपके पास, और इंसर्टिंग स्फीयर भी बाहर से आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अब अगर हम बात करें कि अगर आप इसके आउटसाइड नहीं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास अब है ये सॉलिड लाइन जो है सॉलिड स्फीयर की है, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इनसाइड। तो गॉसियन सरफेस जहाँ पे इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो ड्रॉ करेंगे। अगेन वही सेम आर्गूमेंट कि सिमेट्री स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से अवे मूव हो रही हैं, तो हम लेंगे स्फीयर गॉसियन सरफेस। तो ये मेरे पास डॉटेड लाइन में स्फीयर गॉसियन सरफेस है। तो अब इस केस में हमें पता है गॉसियन सरफेस, गॉसी लॉ अप्लाई करने के लिए आपको वो चार्ज चाहिए होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, टोटल चार्ज नहीं, हमें वो चार्ज चाहिए जो गॉसियन स्फीयर के अंदर है। पहले तो हमने गॉसियन स्फीयर बाहर ड्रॉ किया था, सारा का सारा चार्ज उसी में आ जाता था, लेकिन अब हमारे पास ऐसा है कि गॉसियन सरफेस स्फीयर हमने अंदर ड्रॉ किया है, और जो चार्ज इसमें इनक्लोज हुआ है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो वो देख लें पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू इनक्लोज है जो गॉसियन सरफेस स्फीयर के अंदर है, इज इक्वल टू रो ओवर वी, रो इंटू वी प्राइम
और वी प्राइम हमारे पास जो गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम होता है गॉसियन स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। तो रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारे पास चार्ज इनक्लोज है। तो अब हम गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम आर्गूमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो गॉसियन स्फीयर है वो स्फीयर ही है, स्फीयर की शेप है उसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे डिस्टेंस r है सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन दोनों की सेम है, जैसे में हमने पहले देखा। तो टोटल एरिया पुट करेंगे स्फीयर का, तो वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर। और क्लोज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इन क्लोज हमने कैलकुलेट किया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो ये रहा मेरे पास। तो इसको आप रीअरेंज करेंगे, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ ये है पाई, पाई से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और ये r स्क्वायर यहाँ से r क्यूब के साथ एक आ रह जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास रो और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से r। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। तो ये इंसुलेटिंग है, ये भी बात याद रखनी है। तो इसको थोड़ा सा एलिगेंट बनाते हैं कि रो लेट से हमें नहीं गिवन, हमें तो टोटल चार्ज गिवन है, तो टोटल चार्ज फॉर्म की हम देखना चाहते हैं। तो रो इस केस में भी आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है हमारे पास रो। तो आप छोटे वॉल्यूम से लें या फिर आप बड़े वॉल्यूम से कैलकुलेट करें रो को, तो आपके पास वैल्यू बिल्कुल सेम में आएगी। तो इस पे केस में हमने वॉल्यूम अगर बड़ा लें, यही जो टोटल वॉल्यूम है इसका, तो नीचे टोटल वॉल्यूम आएगा, फिर चार्ज भी इसका जो सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज है वो आएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आप पहले हमने देखा रो इज इक्वल टू जो जिससे हमने कैलकुलेट किया है वो है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय वी प्राइम। क्योंकि वॉल्यूम हमने छोटा लिया था तो चार्ज भी उसी के अंदर जो है वो ही आया है, तो ये भी वो रो होगा। और अगर आप वॉल्यूम बड़ा लेते हैं तो चार्ज भी जो इस वॉल्यूम के अंदर है आपको वही लेना पड़ेगा। तो फिर भी आपके पास बिल्कुल रो सेम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ से जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से चार्ज भी आपका बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली। तो ये ऐसे बढ़ते हैं कि आपके पास रो कांस्टेंट रहता है, ये भी रो सेम है और ये भी रो आपके पास सेम है। तो अब आप इसका वॉल्यूम पुट कर दें v की जगह पे 4/3 पाई a क्यूब आ जाएगा। रीअरेंज कर लेते हैं रो की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे रो की जगह पे। तो रो की वैल्यू पुट की q/4/3 पाई a क्यूब, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी। और अगर आप एप्सिलॉन नॉट नॉट की वैल्यू पुट कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आपने k की तो वैल्यू देखी है, k की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1 और कूलम कांस्टेंट है ये कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास है k। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को इसे ले आए और k को नीचे ले जाएं तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही फार्मूला है हमारे पास, ये k इज इक्वल टू के की फॉर्म में E इज इक्वल टू KE QR/A क्यूब। तो हमने किया क्या, 4 पाई और KE पुट किया है हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमने पुट किया 4 पाई A की के ई। तो हमारे पास फार्मूला आ गया ये। और ये क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो, इंसुलेटिंग स्फीयर हो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है के ई क्यू ओवर r स्क्वायर, ये है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड ये और आउटसाइड ये। तो इंसुलेटिंग स्फीयर जब भी आपके पास होगा आप इनसाइड के लिए ये फार्मूला यूज करें, आउटसाइड के लिए ये फार्मूला यूज करके
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक इन्फिनिट लाइन है, और जैसे कि मैं आपको शो करूं, ये है इन्फिनिट लाइन, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इन्फिनिट लाइन है, हर तरफ एक्सटेंड करिए, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो हमें बताया कि पूछा गया है कि अगर मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लाइन से रेडियली आउटवर्ड है हर पॉइंट पे। अब अगर इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू से एग्जैक्टली आपको मिलेगा ये टॉप व्यू से आपको नजर आएगी इस तरह से कि एक लाइन से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मूव हो रही है। तो इस केस में जो हमें चीज सूट करेगी वो करेगी सिलेंड्रिकल गाइडेंस स्फीयर। तो हमने सिलेंड्रिकल गाइडेंस स्फीयर ले लिया। तो इसमें प्रॉपर्टीज देख लें कि कुछ पॉइंट्स पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ पोर्शन पे गाइडेंस स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया, और कुछ पोर्शन पे आपको मिलेगी पैरेलल टू वेक्टर एरिया। तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये लेंथ है हमारे पास गाइडेंस स्फीयर की, स्मॉल एल है, और इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसके सेंटर में वो आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो हमने क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर देखना है और चार्ज इन क्लोज बाय दैट स्फीयर देखना। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, फ्लक्स थ्रू दैट स्फीयर और चार्ज इन क्लोज बाय दैट स्फीयर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके हैं हमारे पास बेसिकली तीन पोर्शन इस गॉस स्फीयर के। एक ये पोर्शन है ऊपर वाला टॉप, इसे कैप कह लें। एक नीचे वाला पोर्शन है, इसे कह लें बॉटम कैप। और एक ये कर्व स्फीयर है। ठीक है, तो हमने तीनों को एनालाइज करना है। तो आप अगर इसको देखें टॉप पे, तो टॉप पे आपके पास वेक्टर एरिया अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दोनों के दरमियान में एंगल आपके पास साफ नजर आ रहा है 90 है। अब अगर आप डाउन कैप देखें तो डाउन कैप के करीब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और जो वेक्टर एरिया होगा आपके पास वो है डाउनवर्ड। तो इधर भी एंगल आपके पास 90 है। तो दो जगहों से आपके पास जब एंगल 90 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और आपको दो अपर कैप से और लोअर कैप से कोई फ्लक्स आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस कर्व स्फीयर की। तो कर्व स्फीयर पे आप जहां भी वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू द स्फीयर होगा। आप कहीं भी वेक्टर एरिया ड्रॉ करो वो परपेंडिकुलर टू द स्फीयर नजर आएगा आपको। जैसे ये ड्रॉ हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू द अवे फ्रॉम द स्फीयर है, इसकी डायरेक्शन भी रेडियल होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे मैंने बताया उसकी डायरेक्शन भी रेडियल है। हर कर्व स्फीयर पे हर पॉइंट पे इधर भी रेडियल है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी रेडियल होगी। तो जहां जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे उस पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो कर्व स्फीयर पे हमें क्या मिला, कर्व स्फीयर पे हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। तो अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर स्फीयर इज इक्वल टू E डॉट डी। तो आप हमने गॉसेस लॉ क्यों, ये गॉसियन स्फीयर क्यों यूज़ किया, मैंने वैसे तो आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं। तो आप खुद इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स ले लेता गॉसियन स्फीयर या फिर स्फीयर ले लेता तो कैलकुलेशन कैसे मुश्किल बन जाती, क्योंकि हर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होती है अगर आप स्फीयर ले लेते। और अगर आप चलिए देख लेते हैं इसको, मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से हमने अगर गॉसियन स्फीयर ले लेते तो हमें क्या क्या मुश्किलात होती। लेट्स से ये अभी हमारे पास लाइन चार्ज है और मैं गॉसियन स्फीयर ले रहा हूँ, ये मेरे पास है गॉसियन स्फीयर। तो ये है गॉसियन स्फीयर जिसके अंदर चार्जिंग क्लोज ये है। तो आप यहाँ पे देखें साफ आपको नजर आ रहा है कि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है गॉसियन स्फीयर के सेंटर से यहाँ से, यानी कि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो हर पॉइंट पे जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसका डिस्टेंस अलग है, तो हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आप यहाँ पे से भी देख लें,
यहाँ पे भी अलग है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, और प्लस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी अलग है। ये देखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे जो मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लाइन से अवे ये है। लेकिन वेक्टर एरिया अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वेक्टर एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे तो वेक्टर एरिया ये होगा, रेडियल डायरेक्शन है उसकी स्फीयर के, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा। तो हर पॉइंट पे अगर आप लाइन चार्ज के लिए गलती से गॉसियन स्फीयर स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही मुश्किल होगी। हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हर पॉइंट का आपको डॉट प्रोडक्ट भी अलग से एवेल्युएट करना पड़ेगा, जो कि हमें परेशानी ये सिलेंड्रिकल स्फीयर कैलकुलेट करने में नहीं हुई। तो इस वजह से हमने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन स्फीयर लिया। तो जैसे मैंने बताया हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, और डॉट प्रोडक्ट दोनों पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ई डी ए, ई बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ओवर द कर्व्ड स्फीयर है आपके पास होल, ये कर्व्ड स्फीयर है, इंटीग्रेशन ले रहे हैं ऊपर और नीचे से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो ये एरिया सिर्फ मैंने ना कर्व्ड स्फीयर का, तो कर्व्ड स्फीयर का एरिया मैंने लिया है ए, उसको हम देखते हैं क्या है। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए ई, और क्लोज flux through a closed surface is equal to q enclosed by that sphere divided by epsilon naught। तो ये जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई आर एल। तो कर्व स्फीयर का आप देख सकते हैं ये जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। ये एरिया पुट कर दिया, और क्यू इनक्लोज बेसिकली क्या है, लाइन चार्ज के केस में हम पढ़ चुके हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय लेंथ। तो क्यू इनक्लोज आएगा जो इस स्फीयर के अंदर है, वो क्यू इनक्लोज हो गया, और वो क्या उसको डिवाइड करोगे आप ये स्मॉल लेंथ से। तो अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इनक्लोज की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू। तो लेंथ लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी 2 पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास अब फार्मूला है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये रहा फार्मूला। तो अब आपके पास कोई भी लाइन चार्ज आता है, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल वही ये लाइन चार्ज जो सिमेट्री है वही है, जैसे कि एक सिलेंडर भी हो सकता है इस पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कैलकुलेट करें तो सिलेंडर भी आपको बिल्कुल ऐसे लेगा जैसे उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो फार्मूला यूज कर सकते थे इनसाइड आउटसाइड वो पहले हम देख चुके हैं, और लाइन चार्ज के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं आप ये भी हमने भी कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड टाइप की सिमेट्री है उसकी तरफ आते हैं, और वो है अ प्लेन ऑफ चार्ज। अगर आपके पास एक प्लेन शीट है, वो शीट है इन्फिनिट शीट हर तरफ एक्सटेंडेड है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेट से, और आपसे ये कहा जाता है कि इसके ऊपर या नीचे आपने बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले कि ये हमारे पास ये सिमेट्री कौन सी है, तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास सिमेट्री है प्लेनर सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियली प्लेन से अवे मूव कर रही है, ठीक है, प्लेन पे हर पॉइंट पे अवे मूव कर रही है ये ऊपर की तरफ। और अगर आपने इसके बैक पे देखें तो ये बैक से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जाती देखेंगी। इस केस में जैसे मैंने बताया था कि आपको कैलकुलेट करना, अगर आप ले लें बॉक्स ले लें जो कि हाफ शीट के नीचे है और हाफ शीट के ऊपर है, तो ये बॉक्स में मैंने गॉयंस फील्ड लिया हाफ शीट के नीचे और हाफ शीट के बाहर। तो इसके गॉर्जियन स्फीयर के जो आप अगर आप इसको सरफेसेस में ड्रॉ कर डिवाइड करें तो बॉक्स की 6 सरफ साइड मिलेंगी आपको, जो कि प्लेन साइड्स होंगी, और आपको हर तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें आप एरिया का,
और उन सबको आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस। जबकि आपके पास अगर आप इसे मेनली डिवाइड कर दें तीन पोर्शन में, फ्लक्स थ्रू साइड्स, कि जो इसकी साइड्स हैं बॉक्स की, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक बैक साइड है। तो ये हो गई फ्लक्स थ्रू साइड्स। और एक फ्लक्स हो गया इस अपर से, टॉप से, और एक बॉटम से। तो फ्लक्स थ्रू साइड जो होगा वो आपके पास होगा जीरो, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ पे वेक्टर एरिया अगर ड्रॉ करूँ तो वो परपेंडिकुलर टू दिस होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ है अपवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये देखें बिल्कुल 90 एंगल है। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूँ और इसी पॉइंट पे ये वाली साइड जो है इसके लिए वेक्टर एरिया देखूँ, तो वेक्टर एरिया होगा इस डायरेक्शन में। और अगेन एंगल 90, इस साइड से भी 90, इस साइड से भी 90। इसी तरह ये जो फ्रंट साइड है इससे भी 90 होगा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरम्यान में। बैक साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरम्यान में एंगल 90 होगा। तो हमें यहाँ से फ्लक्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स के लिए हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरम्यान में जब एंगल 90 होगा तो हमें फ्लक्स मिलेगा जीरो। तो हमने सिर्फ फ्लक्स देखना है टॉप और बॉटम से। और टॉप और बॉटम में आप देख लो इलेक्टिव एरिया भी सेम है, क्योंकि ये हमारे पास बॉक्स है तो एरिया ए है टॉप का भी बॉटम का भी। अच्छा, अब अगर आप वेक्टर एरिया के लगाओ इसके ऊपर टॉप पे, तो ये टॉप पे आपके पास वेक्टर एरिया होगा ये, और बॉटम पे आपके पास वेक्टर एरिया ये। तो टॉप पे भी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, और बॉटम पे भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। एंगल इनके दोनों के दरम्यान में जीरो है, इधर भी एंगल जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरम्यान में। तो फ्लक्स आप एक साइड से कैलकुलेट कर लें और दो से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड का आपके पास फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का एरिया भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन भी सेम है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे यही किया है कि टॉप और बॉटम की कंट्रीब्यूशन ऐसे लिया है कि एक साइड की मैं कैलकुलेट करूंगा, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टॉप और बॉटम से फ्लक्स आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइड से है वो ऑटोमेटिकली जीरो है, क्योंकि हमारे पास वेक्टर एरिया साइड्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट्स पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये हमें मिलेगा जीरो। तो अब आ जाए आगे टॉप और बॉटम से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो ये हो गया जीरो डॉट प्रोडक्ट की वजह से। और टॉप पे एरिया और ई डॉट डी ए दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉस जीरो आ जाएगा। और फ्लक्स हो गया टोटल 2 EA, और फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चूंकि लाइन चार्ज डेंसिटी है तो हम फार्मूला यूज करेंगे लाइन चार्ज का। तो लाइन सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है सरफेस चार्ज है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे सरफेस चार्ज का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो चार्ज कितना इनक्लोज है, जितना इस सरफेस का एरिया, जितना इस सरफेस का एरिया है हमारे पास गॉर्जियन स्फीयर का, गॉर्जियन ये क्यूब का, वो है ए। तो चार्ज जितना ए में आएगा वो उसको आप डिवाइड कर दोगे ए से, तो आपके पास आ जाएगी चार्ज डेंसिटी। तो ये बिल्कुल हमने ऐसे किया है, क्यू की जगह पे आ जाएगा सिग्मा ए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इन क्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ए से कैंसिल, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन शीट जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास अगर आपके पास एक वॉल पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके बिल्कुल करीब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, या आपके पास इन्फिनिट शीट ऑफ लाइन, इन्फिनिट शीट और पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ उस की
चार्ज डेंसिटी बताओ, चार्ज डेंसिटी अगर आपको पता है जैसे ये है, तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से बता सकते हैं। लेकिन शीट आपके पास इन्फिनिट होनी चाहिए, या फिर फाइनाइट है तो आप उसको बहुत ही करीब से देख रहे हो, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी तीन टाइप की सिमेट्रीज। पहले हमने देखी स्फेरिकल सिमेट्री, फिर सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और फिर हमने देखा प्लेनर सिमेट्री। तो अब देख लेते हैं इस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो पहली है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर हैज अ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ 26 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये कौन सी हमें सिमेट्री मिली है, और हमने इसकी क्या पहले से कैलकुलेशन की हुई है? बिल्कुल की हुई है हमने कैलकुलेशन, और ये है ये केस। तो इस केस में भी सॉलिड स्फीयर था, हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखी हुई है, हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने सॉलिड इंसर्टिंग स्फीयर के लिए ड्राइव किया है। तो लेट से हमारे पास ये सॉलिड इंसर्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस ये है, और ए की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है 26 माइक्रोकूलम। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली, और ये देखें ये पॉइंट है के पास 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा? इनसाइड होगा 0 सेंटीमीटर। अच्छा 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा? वो भी इनसाइड, क्योंकि टोटल जो आपके पास रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर अगर आप जब लेंगे तो वो आप बिल्कुल स्फीयर के ऊपर होंगी। अच्छा 60 सेंटीमीटर क्या होगा सेंटर से डिस्टेंस? वो आउटसाइड होगा। तो बेसिकली आपने ये पॉइंट्स लेने हैं, और आपने सिर्फ यही जज करना था कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड है तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने ड्राइव किया है, और अगर आउटसाइड है पॉइंट आपके पास तो आप फार्मूला आउटसाइड वाला यूज करोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही 0 और 10 जो हमारे पास आउट इनसाइड है, तो इनसाइड वाला फार्मूला ये यूज किया हमने। तो आ, ये आपके पास आ गया, ये फार्मूला 0 सेंटीमीटर के लिए, ये 10 सेंटीमीटर के लिए। आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू, आर की जगह पे 0 सेंटीमीटर पुट करेंगे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और 10 आर की जगह पे 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे इनसाइड के लिए, तो 10 सेंटीमीटर तक की आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और मैंने यहाँ पे सी पार्ट कंसिडर किया है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि पार्ट इसका स्फेयर का जो सरफेस है, सॉलिड स्फेयर का जो सरफेस है आप वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करने हैं वो भी 40 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी 40 सेंटीमीटर है। तो रेडियस के ई क्यू ए ओवर ए क्यूब, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप वो वाला अगर फार्मूला यूज़ करते जो आउटसाइड के लिए, क्या वो यूज़ नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। जब आपके पास इक्वल है, आप स्फेयर के ऊपर हैं, तो आप आउटसाइड वाला फार्मूला यूज़ करें या इनसाइड वाला करें, आप पास वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। अब लास्ट है डी पार्ट। इसमें मैंने वैल्यूज पुट नहीं की, आप वो कर लीजिएगा, इसको एवेलुएट कर लीजिएगा। अब है पॉइंट आउटसाइड 60 सेंटीमीटर, तो हम आउटसाइड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू के ई क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो क्यू आप यही पुट करेंगे 26 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर सी। तो इसमें ये खुद से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो के ई की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू है 26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 माइक्रो, और आर है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और इसको आपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करना, तो ये बन जाएगा 0.6, और इसका हमारे पास है स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी केस में भी बिल्कुल आपने यही करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है इनसाइड के लिए। यहाँ पे आप 0.1 पुट करोगे, क्यू की वैल्यू यही, यहाँ पे 0.1, और ए की जगह पे आपके पास 0.4 आएगा। तो ये रहा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 18। अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ लेड 208 nucleus which contains 82 protons and 126 neutrons
Assume the lid nucleus has a volume 208 times that of one proton and consider a proton to be a sphere of radius this meters. अच्छा, अब हमारे पास न्यूक्लियस के सरफेस पे हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये इसकी थोड़ी सी पिक्चर बना लेते हैं ताकि हमें डिस्कस करने में आसानी हो। तो ये लेट से आपके पास एक न्यूक्लियस लेड न्यूक्लियस स्फीयर है और जिसमें 82 प्रोटॉन्स हैं, 126 न्यूट्रॉन्स हैं और इसका रेडियस है हमारे पास एक टाइनी न्यूट्रॉन है, उसका रेडियस है ये, इसका रेडियस है ये 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻15। और अब टोटल रेडियस क्या होगा इसका, जिसको मैं शो करना चाहता हूँ एक लाइन से। तो टोटल इसका रेडियस होगा ये, और ये रेडियस है 28 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो ये है, तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। रेडियस 208 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ये रेडियस भी आ जाएगा। और चार्ज इसमें क्या है, 82 प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सॉलिड स्फीयर है वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखें, स्फीयर का जो फॉर्मूला था स्फीयर के सरफेस पे वो हम ये यूज़ कर रहे थे, तो हमने बिल्कुल ये यूज़ करना है। तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और टोटल चार्ज क्या है 82 मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और नीचे आर है इसका रेडियस, वो है 208 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻15 स्क्वायर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 19। अब प्रॉब्लम नंबर 21 की अगर बात करें हम, अ लार्ज फ्लैट horizontal sheet of charge has a charge per unit area of 9 multiplied 9 microcoulomb per meter square. Find the electric field just above the middle of the sheet. तो आपको यहाँ से एक तो पहली जो बात जो इसकी कही है यहाँ पे कि ये शीट है एक ये, अगर और यहाँ पे जो जो डेंसिटी गिवन है वो डेंसिटी है या क्या है वो आपको यूनिट से पता चलता है। तो चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है, तो आप बताएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। तो और ये चूंकि शीट के लिए फार्मूला है हमारे पास, शीट के लिए फाइंड करना है अ लार्ज फ्लैट हॉरिजॉन्टल शीट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जस्ट अबव द मिडल ऑफ द शीट। तो इसको अगर आप पिक्चर बनाना चाहें, पिक्चर में देखना चाहें, तो ये मेरे पास है, ये शीट है, लार्ज शीट है और थोड़ा सा आप इसका अबव, जस्ट अबव यहाँ पे आप कहीं सेंटर में यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करना चाहते हैं। तो शीट वाला फॉर्म यूज करेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा आउट टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें आप इसमें और डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई 8 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव द शीट आ जाएगी। अब आ जाए प्रॉब्लम नंबर 22 पे। तो 22 हमारे पास है अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक कोई सिलेंड्रिकल शेल है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड लेंथ 240 सेंटीमीटर, हैज इट्स चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स curved surface. The magnitude of the electric field at a point 19 centimeter radially outward from its axis, measured from the midpoint of the shell, is 36 kilo Newton per coulomb. तो गिवन हमारे पास है कि एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ ये है, उसका डायमीटर ये है और एक पॉइंट जो आउटसाइड है क्योंकि 7 सेंटीमीटर से 19 सेंटीमीटर जाता है, तो ये पॉइंट आउटसाइड है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। और हमने बताना है द नेट चार्ज ऑन द शेल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस measured radially outward from the midpoint of the shell. तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपके पास जैसे कि शेल है और आप बाहर से सिलेंड्रिकल शेल है, तो ये बिल्कुल बिहेव करेगा एज अ लाइन चार्ज, जैसे कि इसके सेंटर पे सारा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और आप वैसे भी इसको बाहर से देख रहे हैं 19 सेंटीमीटर पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपने फाइंड करना लैम्डा। इसका फॉर्मूला हमें पता है, वो है
E इज इक्वल टू लाइन चार्ज के लिम्डा डिवाइड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पॉइंट की, आर गिवन है, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट वैसे कांस्टेंट है, तो लैम्डा तो हम फाइंड कर सकते हैं। और लैम्डा को अगर आप डिवाइड कर दें इसकी लेंथ से, जो ये है, तो बल्कि लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा क्यू। तो ये पिक्चर है, ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके सेंटर से डिस्टेंस है, इसका रेडियस का 7 सेंटीमीटर और सेंटर से डिस्टेंस 19 सेंटीमीटर पे आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसकी लेंथ है 240 सेंटीमीटर। तो ये मैंने वैल्यूज लिख ली हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पॉइंट गिवन है, लेंथ गिवन है। तो वही फार्मूला मैंने यूज़ किया, इसको रीअरेंज किया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई, आर की वैल्यू गिवन है वो है 0.19 मीटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, वो आ जाएगी आपके पास। और जब आपके पास ये लैम्डा आ गया है, तो आपको पता है कि लैम्डा का चार्ज डेंसिटी का फॉर्म आता है चार्ज इन डिवाइड बाय लेंथ। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल, एल की वैल्यू है आपके पास 240 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा यूनिट्स में बन जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 मीटर्स। तो इस तरह के फार्मूलाज में जो अभी हमने डील किए हैं, उसमें आपने देखें कि वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसको आप कोई दो की वैल्यू दे के आपको तीसरे की वैल्यू कह दी जा सकती है कि आप वो फाइंड करें। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर की वैल्यू गिवन थी, तो आपसे पूछा गया कि लैम्डा क्या है। लास्ट प्रॉब्लम है इसकी लेक्चर की, और वो है नॉन कंडक्टिव वॉल कैरीज चार्ज विद अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ 8.6 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 7 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वॉल। तो ये आप खुद देखें ये क्या चीज़ है, वॉल है, चार्ज है उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर पे, और एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट चेंजेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज कैरिड। तो आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और कमेंट्स करें कि इसका आंसर पॉसिबल क्या हो सकता है। तो अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कंडक्टर हैं, उनकी आपने कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और गुड कंडक्टर्स हैं जैसे कि हमारे पास ये गोल्ड है या फिर कॉपर है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस, चार्ज मोशन में नहीं है। तो इस केस में वो आपने वो करंट और वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑलवेज जीरो, आपके पास जो मर्जी हो जाए कंडक्टर, पहले हमने डील किया है वो इंसुलेटिंग सोलिड स्फीयर था, वो इससे मुख्तलिफ है। अब हमारे पास कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज जीरो, हॉलो हो, सॉलिड हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, जो मर्जी हो आपके पास, क्यूब हो, एक पीस हो कंडक्टर का, अगर उसमें चार्ज फ्लो नहीं है, नेट मोशन ऑफ चार्जेस जीरो है, तो उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। चार्ज ऑन एन इंसुलेटिंग कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस। तो आपके पास इंसुलेटिंग कंडक्टर पे अगर आप चार्ज दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल उसके ऊपर जीरो होगी। सॉरी, आपके पास अगर कंडक्टिंग कंडक्टर है उसके ऊपर आप चार्ज दे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर स्टिल, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर स्टिल जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड तो नॉन जीरो होगी, लेकिन अंदर हमेशा उसकी जीरो होगी, चार्ज बेशक उसके ऊपर हो या ना हो। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो कंडक्टर के बिल्कुल बाहर होगी, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगी, और उसकी वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हम कैलकुलेट करेंगे। शीट के लिए थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए होगी कंडक्टर के आगे के पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज डेंसिटी सरफेस के ऊपर कंडक्टर के 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कि अगर आपके पास, लेट से मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास कंडक्टर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप इमेजिनली वहाँ पे एक ड्रॉ कर लें, हाँ,
सर्कल। तो ये देखें यहाँ पे जो सर्कल आएगा तकरीबन, ये देखिए इसके कर्वेचर को मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। या आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, ये है। तो ये देखें कर्वेचर मैच करा, जो इस सर्कल का कर्वेचर से जब मैच करा होगा आपने वो ड्रॉ करना है, और जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेडियस है, तो ये रेडियस बड़ा है। अब एक और अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो ये देखें यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो टाइनी आएगा, तभी जाए कर्वेचर मैच होगा। तो इसका कर्वेचर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, वो ये स्मॉल लाइन होगी, ये लाइन है। तो ये देखें इन पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा लाई करेगी, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। जैसे कि मैं अगर चार्ट ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे रेड से, तो यहाँ पे चार्जेस कम होंगे क्योंकि ये इसका रेडियस ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपके पास एजेस होंगे, शार्प होंगी, पॉइंट्स होंगे, पिंस होंगी, जिस पर कंडक्टर पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्यों, एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है। अब वन बाय वन इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जीरो इनसाइड अदरवाइज इलेक्ट्रॉन फील्ड फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई एंड देयर विल बी परपेचुअल करंट। तो अगर आपके पास, जैसे कि कंडक्टर की डेफिनेशन यही है कि उसमें फ्री चार्ज होते हैं, यही कंडक्टर होता है, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाए तो चार्जेस तो खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल सा कंडक्टर। लेट से आपके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसके अंदर हमें पता है कि कंडक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर है फ्री चार्जेस। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्री चार्ज, ये फिर ये है, ये है, ये है, या फिर आप जैसे सरफेस पे लाई करते हैं तो बेशक ये सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस में। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कोई वैल्यू है, तो वो तो इनको ड्राइव करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखें, जैसे हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब खुद ब खुद ये जो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे, हमारे पास ये परपेचुअल करंट होगा, खुद ब खुद ड्राइव होने वाला करंट होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि परपेचुअल आपको कोई करंट मिले, इस वजह से ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड द कंडक्टर आपके पास जीरो हो, अदरवाइज आपके पास परपेचुअल करंट होगा। अब सेकंड, जैसे हम प्रूव कर चुके हैं पहले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है चार्ज ऑन इंसुलेटिंग कंडक्टिंग कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस। तो वो अगर आप इसको कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो फिर रिजाइड करेगा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके पास अंदर आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आपने दिया चार्ज, अबव चार्ज दिया, तो वो कहाँ रिजाइड करेगा, वो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो रिजाइड करे ऑन द सरफेस। तो चार्ज जो भी होगा वो सरफेस पे लाई करेगा। और अगर आप इस चो को उसको चेक करना चाहते हैं कि गॉसियन सरफेस बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि कंडक्टर के अंदर बिल्कुल वॉल के साथ गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है। तो गॉसियन स्फीयर में से फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा हमने। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है, क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, लूप इंटीग्रल नहीं है, डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो ये पूरा आपके पास फ्लक्स भी जीरो होगा। तो फ्लक्स थ्रू अ गार्जियन स्फीयर इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारा फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है चार्ज भी अंदर
जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी अंदर जीरो है। तो चार्ज अगर आप कोई भी देंगे वो रिजाइड करेगा हमेशा सरफेस के ऊपर। तो दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया। अब है थर्ड वन। तो थर्ड वन हमारे पास ये है कि कंडक्टर है, कंडक्टर पे अगर आपके पास कोई चार्ज रिजाइड करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की पर ये कंपोनेंट होते हैं जो टेंजेंशियल होते हैं, परपेंडिकुलर ना होते, कुछ भी कोई भी कंपोनेंट इसका ये अलोंग द सरफेस होता, परपेंडिकुलर होता, टेंजेंशियल होता, ऐसे ही है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपने चार्ज दिया तो वो रिजाइड कहाँ पे कर रहा है, सरफेस के ऊपर। वो तो सरफेस पे जो चार्ज है उसको फ्लो करने शुरू कर देते। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर पे जितना भी चार्ज होता है वो रिजाइड करता है हमेशा उस सरफेस पे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो वो आपको जो चार्जेस हैं उनको मूव नहीं कराएंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टेंजेंशियल है सरफेस के, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, तो वो तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस को मूव कराना शुरू कर देंगी सरफेस के ऊपर। वो फिर अगेन आपके पास वही खुद ब खुद करंट मिलना शुरू हो जाएगा, परपेचुअल करंट मिलना फिर शुरू हो जाएगा बगैर एनर्जी के। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास पर कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटसाइड द कंडक्टर। तो जैसे बताया गया है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के ऊपर, जैसे कि ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, और जो वेक्टर एरिया है उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये वेक्टर एरिया भी ये पर बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर, वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो दोनों होंगे आपके पास पैरेलल। तो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है बेसिकली, ये जो है गलत लिखी हुई है बात। तो एरिया के पर वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ एरिया के परपेंडिकुलर है। वेक्टर एरिया के बेसिकली पैरेलल है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। और इनसाइड अगर आप यहाँ पे देखें, इनसाइड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। तो आपके पास कर्व स्फीयर से कंट्रीब्यूशन हमें ज़ीरो मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कर्व स्फीयर का वेक्टर एरिया होगा ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल 90 है। तो कर्व स्फीयर से भी आपको कंट्रीब्यूशन ज़ीरो मिलेगी। इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आपको ज़ीरो मिलेगी। जो नॉन ज़ीरो कंट्रीब्यूशन मिलेगी सिर्फ ये अपर कैप से, जो कि कंडक्टर के बाहर है, वहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो ये रहा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। और ये जो कैप है हमने इतनी स्मॉल कैप ली है और उसके बिल्कुल सरफेस के साथ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैप है बिल्कुल सेम है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो अब डी ए, और डी ए हमारे पास आएगा इस कैप का एरिया, और कैप का एरिया ई ए है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज हमारे पास आ जाएगा जितना इस कैप के अंदर एरिया चार्ज है, और वो चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने कई बार किया है। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ए से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एट एंड फार्मूला है ये ए इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 सर्वे का एंड हो गया, और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल।